देखिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, इसमें आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ जो भी आपके मेजर प्रोडक्ट बनेंगे। तो पहला है PHNH2, ये क्या है आपका एनिलीन। जब आप इसकी रिएक्शन NaNO2 और HCl से कराएंगे तो आपका बहुत बार ये रिएक्शन करा चुके हैं, तो क्या होती है, इससे डायजोनियम सोल्ट बनता है। क्या बनेगा शुरुआत में, मैं रिएक्शन नंबर ए की बात कर रही हूँ, तो शुरुआत में बनेगा PHN2 पॉजिटिव। फिर CuCN है, तो ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है N2, तो इसके साथ क्या लग जाएगा CN। और फाइनली जब ये ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो आपको A मिलेगा और वो A क्या होगा PHCOOH। ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, COOH में। तो ये आपका A हुआ, ठीक है। B में आइए, ये आपका B आपका क्या है, B आपका एसिटाल्डिहाइड है, और ये आपका क्या है, यहाँ पे कोमा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका है टॉलरेंस रिएजेंट। तो आपको पता है टॉलरेंस रिएजेंट क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है जहाँ पे क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। तो ये किस में हो जाएगा, ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH2 और CHO को इसमें कर देगा COOH में, ठीक है। और फिर C में आइए, C वाला है आपका कि CH4 प्लस O2 और MO2O3 और सेकंड पे Na2Cr2O7 और H पॉजिटिव। ये बहुत स्ट्रॉन्ग, हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग आपके ये क्या है, रिएजेंट्स है। तो ये जो आपकी एल्केन है उसको किस में ऑक्सीडाइज कर दिया, एसिड में, तो ये HCOH, एक कार्बन है तो एक कार्बन के एसिड में इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो C है। D आपका है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, CO2 और ड्राई ईथर और H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में करेंगे तो क्या बन जाएगा, PHCH2 और यहाँ पे बन जाएगा COOH। तो आपको बताना है इनके जो ये आपके प्रोडक्ट मिले हैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है कैसे है। तो देखो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो होगी C वाले की। C वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ इसलिए होगी क्योंकि इसमें जो COH के साथ है हाइड्रोजन ऐड है और ये कोई सिग्निफिकेंट प्लस आई इफेक्ट शो नहीं करता जो इसको डिस्टेबलाइज करे। जो किसको डिस्टेबलाइज करे, जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसको जो डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, तो इसको डिस्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। डिस्टेबलाइज कैसे करेगा, देखो यहाँ पे अगर कोई वैसा ग्रुप हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है, और इनमें कॉन्जुगेशन आ जाएगा, यानी दोनों पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा हल्का हल्का। तो इस वाले गैस में ऐसा नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है वो है C। उसके बाद आपका आ जाता है A। ये कौन सा है आपका, ये बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड कैसे है, बेंजोइक एसिड ऐसे ही फिनाइल ग्रुप है और COOH, ठीक है। और जो COO है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और H पॉजिटिव को लिबरेट कर देगा और एक अच्छा सा क्या कर देगा, कॉन्जुगेशन डेवलप हो जाएगा COO और इस बेंजीन रिंग के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा A। फिर आपका आ जाएगा D कैसे, क्योंकि इसमें आ गया CH2 ग्रुप, तो CH2 ग्रुप क्या करेगा, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये बेंजोइक एसिड से कंपैरेटिवली कम एसिडिक होगा, तो क्योंकि ये डिस्टेबलाइज कर देगा COH को। तो इसके बाद आएगा आपका D और डिस्टेबलाइज कर देगा COO माइनस को, इस वाले को। फिर आपका आ जाएगा, फिर एक ही बचा B। ये सबसे कम एसिडिक क्यों होगा, क्योंकि जो इथाइल ग्रुप है ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन है उसको डिस्टेबलाइज कर देगा। तो इसकी वजह से जो सबसे कम एसिडिक है वो कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। तो आपका क्या ऑर्डर आया, CADB। नॉर्मली फॉर्मिक एसिड, चाहे एलिफेटिक एसिड्स हो चाहे कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होता है फॉर्मिक एसिड होता है। उसके बाद बेंजोइक एसिड होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, देखो जैसे आपको कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी ज़्यादा है, जैसे इस रिंग से डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है,
ठीक है। फिर इस कार्बन से उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है, ऑक्सीजन, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन, फिर कार्बन से कौन खींच लेगा, ऑक्सीजन, एक इधर वाला ऑक्सीजन भी, इधर वाला ऑक्सीजन भी। तो ये इस रिंग से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। तो जैसे जैसे विड्रॉ करेगा ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और ये OH वाला जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा और ये H पॉजिटिव जो है वो इजीली क्या कर देगा, लिबरेट कर देगा। तो इस वजह से एक ही जो एसिडिटी है वो ज़्यादा होगी। फिर आपका इसमें क्या आ गया, अब इसमें क्या अटैच हो गया, CH2, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है, हाइड्रोजन की कम होती है, कार्बन की ज़्यादा होती है। तो ये इतना इफेक्टफुली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाएगा, तो इसकी इससे कम हो जाएगी। और फिर फाइनली ये तो एलिफेटिक है ही, बी वाला। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, ये सारी अमीन्स दी हुई हैं। तो इसने बोला है कि जब ये सारी अमीन्स हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या करती हैं कि ये सल्फोनामाइड देती हैं। तो जो सल्फोनामाइड आपको ऑब्टेन हुआ वो जब आप उसकी एल्कली के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कितने उनमें से इंसोल्युबल होंगे, ठीक है, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो आपका हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। इसका क्या काम होता है कि इसका काम होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स में डिफरेंशिएशन का। तो कैसे करते हैं, तो मैं हिंसबर्ग रिएजेंट को HR से डिनोट करूंगी, ठीक है। तो जब ये पहला मैं लिख देती हूँ टोटल, देखिए पहला जैसे ये प्राइमरी अमीन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। प्राइमरी अमीन की क्या पहचान होती है कि जहां NH2 हुआ वो प्राइमरी अमीन में, तो RNH2 ये क्या है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा। ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट हुआ और यहाँ से HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, यहाँ से HCl, और ये पूरा ग्रुप इससे जुड़ जाएगा। और क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा RNH, यहाँ पे SO, और ये इसको क्या बोलेंगे, देखिए नाइट्रोजन पे आपका एल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पे बोलेंगे हम इसको N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है, इसका नाम ये होगा। अब देखिए इसमें एक हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है, तो जब इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH से कराएंगे यानी कि एल्कली से कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये इसमें सॉल्युबल हो जाएगा। कैसे सॉल्युबल हो जाएगा, ये OH इससे रिएक्ट करके H2O बना देगा और ये सोडियम यहाँ पे अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा, साल्ट। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे, ये बनेगा R, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ये इसमें माइनस आ जाएगा और ये बनेगा, और सोडियम यहाँ पे आ जाएगा। ये कनेक्ट होंगे जो थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सॉल्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सल्फोनामाइड साल्ट, राइट। यहां तक आपको समझ में आ गया। यानी कि जो प्राइमरी अमीन्स होंगी जब वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगी तो एक साल्ट देंगी, तो वो एक क्या देंगी, यानी कि जो प्राइमरी अमीन होंगी वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके सल्फोनामाइड देंगे जो एक्वस NaOH में सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंडरी अमीन्स पे। तो सेकेंडरी अमीन में क्या होगा, एक H की जगह एक और एल्काइल ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे आपका हिंसबर्ग रिएजेंट होगा और ये वही HCl निकल जाएगा और ये ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा ऐसे। अब देखिए एल्कली में सॉल्युबल होने के लिए, NaOH में सॉल्युबल होने के लिए इसके पास हाइड्रोजन होने चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये क्या है, इसमें इनसॉल्युबल रहेगा। तो ये क्या रहेगा, इनसॉल्युबल रहेगा। जो यहाँ से आपको सल्फोनामाइड मिलेगा वो क्या मिलेगा, होगा इनसॉल्युबल होगा। अब आ जाओ टर्शियरी अमीन पे। टर्शियरी अमीन में ये यहाँ पे रिएक्शन होगी ऐसे, टर्शियरी अमीन तो इससे रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है। एल्कली की प्रेजेंस में उल्टा क्या होगा, ये क्या देगा आपको, यहाँ पे ये इसके बजाय इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, इस तरह। ये तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे क्लोरीन की जगह आपका आ जाएगा ONe। क्या आ जाएगा, ONe, राइट। तो आपका टर्शियरी अमीन की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। ये तो रिएक्शन करके सल्फोनामाइड देगा ही नहीं, ठीक है, इससे डायरेक्टली रिएक्शन कर ही नहीं रहा। फिर सेकेंडरी अमीन क्या करेगा, इससे रिएक्शन करेगा लेकिन इनसोल्यूबल सल्फोनामाइड देगा। प्राइमरी अमीन क्या देगा, प्राइमरी अमीन रिएक्शन करेगा, जो सल्फोनामाइड देगा वो एक्वस NaOH में सोल्यूबल होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन में। अब आपका एक ही गोल रहेगा क्वेश्चन में, आपको इसमें से सेकेंडरी अमीन छांटने हैं। सेकेंडरी अमीन ही ऐसे होंगे जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन भी करेंगे, सल्फोनामाइड भी देंगे, लेकिन वो जो सल्फोनामाइड होगा वो इनसोल्यूबल होगा एक्वस NaOH में, ठीक है। तो चलिए पहले है आपका NaOH। बस आपको इनके स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आयुपेक नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए। आयुपेक नोमेनक्लेचर हमने पूरा पढ़ा रखा है, मैं इस वीडियो के नीचे लिंक अटैच कर दूंगी, तो आप उसको जरूर पढ़िए, बहुत काम आता है। तो ये पहला हो गया एनिलीन, ये तो प्राइमरी अमीन हो गया, NH2 ग्रुप है तो ये तो देगा, इसको छोड़ो। फिर आपका आ गया N मिथाइल एनिलीन। N का मतलब है कि जो मिथाइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन से अटैच है, ठीक है। तो एक H हट जाएगा यहाँ से और एक H की जगह क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप, N मिथाइल एनिलीन। और जब NH ग्रुप होता है इसका मतलब सेकेंडरी अमीन होता है, तो ये इनसॉल्युबल साल्ट देगा, ठीक है। ये वाला तो सॉल्युबल देगा, ये इनसॉल्युबल। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है मिथेनेमीन। मिथेनेमीन नेक्स्ट है मिथेनेमीन, यानी मीथेन के साथ अमीन लगा हुआ, यानी कि CH3NH2 तो प्राइमरी है, ये तो देगा, ठीक है। फिर आप आ जाओ, इसके बाद है आपका NN डाई मिथाइल मिथेनेमीन, यानी कि नाइट्रोजन के साथ दो क्या है, मिथाइल ग्रुप है, NN डाई मिथाइल मिथेनेमीन, यानी कि CH3N और CH3 होल ट्वाइस। ये तो टर्शियरी अमीन हो गया, ठीक है, ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। फिर आ जाओ इसके बाद N मिथाइल मिथेनेमीन, ये मिथेनेमीन है, इसमें एक H हटा के आपने क्या लगा दिया, मिथाइल, तो ये हो जाएगा N मिथाइल मिथेनेमीन, तो जाएगा CH3NH CH3, तो ये देगा क्योंकि ये क्या है, सेकेंडरी अमीन है। दो टिक लग गए, काउंट करते रहो। उसके बाद आ गया आपका फिनाइल मिथेनेमीन, यानी कि फिनाइल मिथेनेमीन, तो ये हो गया फिनाइल ग्रुप आपका ऐसे। फिर यहाँ पे CH2NH2, यानी कि मिथेनेमीन, जैसे मिथेनेमीन है ना, इसने बोला फिनाइल मिथेनेमीन, फिनाइल मिथेनेमीन, ठीक है। एन फिनाइल तो नहीं बोला, यानी कि नाइट्रोजन से फिनाइल अटैच नहीं है, तो इसका मतलब किससे अटैच है, कार्बन से अटैच है, तो फिनाइल मिथेनेमीन का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। तो क्या ये भी प्राइमरी है, NH2 ग्रुप है, ये भी नहीं देगा। फिर आप आ जाओ, फिर इसके बाद है N प्रोपाइल एनिलीन, N प्रोपाइल एनिलीन, N डिनोट कर दिया, यानी कि नाइट्रोजन से अटैच है। पहले तो आप एनिलीन बनाओ, ये एनिलीन होता है, यहाँ पे NH2 होता है, एक हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, प्रोपाइल बोला है तो यहाँ पे जुड़ जाएगा प्रोपाइल ग्रुप, CH2 CH2 CH3, तो ये भी सेकेंडरी है, देखिए NH आ गया तो ये भी देगा, तीन टिक आ गए। उसके बाद आपका आ गया N फिनाइल एनिलीन, तो नाइट्रोजन के साथ क्या है, फिनाइल, ये आपका हो गया N, इसके नीचे लिख दूंगी, यहाँ पे बना देते कोई नहीं,
एन फिनाइल यानी नाइट्रोजन के साथ फिनाइल है, C6H5 ग्रुप है, तो ये भी सेकेंडरी हो गया, ये भी देगा। ये क्या है, एन फिनाइल एनिलीन। इसके बाद है एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। क्या है, ये है एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। तो ये हो गया आपका एनिलीन, और सिंस एन एन डाई मिथाइल है, नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो टर्शरी अमीन हो गया, तो ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। फिर आप आ जाओ, फिर है एलाइल अमीन। एलाइल अमीन आपके कैसे होता है, एलाइल अमीन आपका होता है इस तरह से, ये हो गया आपका एलाइल ग्रुप, और इसके साथ आपका NH2 ग्रुप है। NH2 ग्रुप है तो ये तो सोल्यूबल साल्ट देगा, ये भी। फिर आपका आ गया आइसोप्रोपाइल अमीन। फिर आपका क्या आ गया, आइसोप्रोपाइल अमीन। आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये हो गया, और बीच वाले से आपका क्या अटैच हो जाएगा, NH2। ये क्या है, आइसोप्रोपाइल अमीन। ये क्या है आपके, एलाइल अमीन। NH2 ग्रुप तो क्या देता है, सोल्यूबल देता है, सोल्यूबल साल्ट देता है। तो आप बताइए कितने टिक हो गए हमारे, 1 2 सिर्फ सेकेंडरी छाटने हैं, 1 2, एक है 3 और एक है 4, यानी कि 4 ऐसे कंपाउंड ऐसे हैं जो आपको क्या देंगे, इनसॉल्युबल सॉलिड सल्फोनामाइड देंगे जब इनकी रिएक्शन कराएंगे किससे, प्राइम, जब इनकी रिएक्शन कराएंगे हिंसबर्ग रिएजेंट से इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, आपका ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए, आपको कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, फिर इसमें आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे X, Y, Z एंड Q। तो आपको बताना है जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपको Z में बताना है, यानी इसमें बताना है, और आपको किस में बताना है, Q में। तो इसके लिए आपको ये सब रिएक्शंस पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले है आपका Na2B4O7। Na2B4O7, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम है सोडियम टेट्राबोरेट। जब आप इसको हीट करोगे, ये साइन किसका होता है, हीट का, तो आपको मिलेगा NaBO2 का ट्वाइस प्लस B2O3। तो इसका नाम है सोडियम मेटाबोरेट, क्योंकि एक बोरोन है तो इसको हम बोलेंगे सोडियम मेटाबोरेट, राइट। और इसको हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आप खुद सोचिए। इसका नाम सिंपल है, बोरोन ट्राई ऑक्साइड। 3 ऑक्साइड है ना, 3 ऑक्सीजन है तो ट्राई ऑक्साइड, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया X2X, तो X मेरा हुआ NaBO2, और Y मेरा ये हुआ, Y क्या हुआ मेरा, B2O3, राइट। फिर CuSO4 लिया, अगली रिएक्शन में कॉपर सल्फेट लिया, और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करा दी Y से, Y यानी B2O3 से, और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम के प्रेजेंस में, किससे करा दी, B2O3 से, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम की प्रेजेंस में। तो ये क्या देगा, ये आपको देगा CuBO2 का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं कॉपर मेटाबोरेट, कॉपर मेटाबोरेट। तो प्लस आपको मिलेगा SO3। अब आप इसमें देखिए, ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ आपका, इसमें देखिए ये हुआ Z, ये हुआ आपका Z। तो इसमें बताइए कॉपर की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, देखिए जो BO2 माइनस है इसको हम बोलते हैं मेटाबोरेट अनायन। तो इसमें कितने हैं, ऐसे 2 हैं, तो अगर 2 हैं, एक -1 कैरी करता है, तो 2 के लिए -2 हो जाएगा। अगर ये -2 है तो ये क्या होना चाहिए, +2। तो यहाँ पे क्या होगा, ये +2 कॉपर का। किसमें, जेड में जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2, तो जेड में कितनी है, +2।
2। अब आगे आ जाओ रिएक्शंस में। फिर 2Z, 2 मॉलिक्यूल लिए Z के, प्लस 2X, X क्या है आपका जो ऊपर मिला था मुझे, सोडियम मेटाबोरेट 2NaBO2, प्लस कार्बन, लिया। इस बार ली इन्होंने ल्यूमिनस फ्लेम, और आपको मिला 2Q प्लस Na2B4O7 प्लस, और आपका हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। ठीक है, तो जब इनकी रिएक्शंस कराएंगे, आपको अगर ये नहीं भी आता तो आप इसको बैलेंस कर लो। और देखो क्या बचता है यहाँ पे, देखिए Na2 गायब, ये आ गए। B4 यहाँ पे कितने हैं, देखो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो B4 इस वाले के बोरोन खत्म। फिर O7, ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 7 ये आ रहा है और 8वां ये रहा, ऑक्सीजन भी खत्म। ठीक है, तो आपका क्या बचा, कार्बन भी खत्म। ठीक है, तो आपका बचा BO2 और Cu। ठीक है, क्या बचा है, 2CuBO2। तो बस यही है 2CuBO2। ठीक है, इसमें देखिए आप खुद सोचिए क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की, BO2 की तो -1 है, तो इसकी कितनी होगी, +1। और ये आपका प्रोडक्ट क्या है, Q में है +1, तो Z में है +2 और Q में है +1। क्या पूछा है, Z एंड Q रिस्पेक्टिवली, तो +2 एंड +1 किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 में ये आपका है। क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए, ये आपको रिएक्शन दी हुई है। इसमें बोला गया है कि जब इसके 90 ग्राम रिएक्ट करते हैं 300 ml ऑफ HCl से, जो बायोमास कितना है 38.55%, जिसमें क्या है HCl है, और जिसकी डेंसिटी इतनी है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या है आपका सही है। ये आपको इनके मोलर मास दिए हुए हैं। तो जैसे रिएक्ट करेंगे आप देखिए, पहला ऑप्शन है 64.97 ग्राम ऑफ HCl रिमेन्स अनरिएक्टेड, तो इतना ग्राम ऑफ HCl अनरिएक्टेड है, पहला ये है। दूसरा है कि इतने ग्राम ऑफ CaCO3 रिमेन्स अनरिएक्टेड, ये इतने ग्राम ऑफ दिस अनरिएक्टेड है। फिर मतलब ग्राम में आपको क्या दिया गया है, ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि अगर ये ग्राम है तो इसको भी हमको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा कौन सा इनमें से क्वांटिटी क्या रहती है, अनरिएक्टेड रहती है। ठीक है, ये आपको रिएक्शन दी हुई है। इसका दिया है आपको 90 ग्राम, 2HCl का दिया है आपको 300 ml। ठीक है, ये तो आपको इसको वॉल्यूम दिया हुआ है। मास परसेंटेज इसमें HCl का दिया हुआ है 38.55%, मास परसेंट इतना दिया हुआ है, और डेंसिटी आपकी है इसमें 1.33 ग्राम पर ml। तो देखिए अगर ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या निकालिए, तो आपको पहले हम क्या करेंगे, जो HCl है उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका जो सॉल्यूशन है HCl का उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो द्रव्यमान क्या होता है, यानी कि मास क्या होता है, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यहाँ डेंसिटी को मैंने डी से डिनोट किया है, तो मास इज इक्वल टू होगा, वॉल्यूम कितना है मेरा 300 ml, एंड डेंसिटी मेरी कितनी है, डेंसिटी है मेरी 1.33 ग्राम पर ml। इस ml से ये इस ml कैंसिल हो जाएगा, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 339 ग्राम। जो ये मेरा मास है ये HCl का नहीं आया है, ये मास आया जो HCl सॉल्यूशन का है, तो मास ऑफ HCl कितना होगा, ये होगा 339 इंटू 38.55%, क्योंकि इतने परसेंट ही HCl है। इसको आप सोल्व कर दो, 339 इंटू 38.55 डिवाइड बाय 100, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 130.68 ग्राम, यानी कि इतने ग्राम क्या है आपका HCl है। एक बार मैं फिर से रिएक्शन लिख देती हूँ नीचे। तो आपको गिवन क्या है, 90 ग्राम ऑफ CaCO3 सीधी सीधी भाषा में, और HCl कितना है 130.68 ग्राम, राइट। अब देखिए
अब नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे कैलकुलेट करने तो फर्स्ट वाले को क्या करूंगी, इसके मास को मोलर मास से डिवाइड कर दूंगी, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, और जो ही मेरा मास है इसको HCl के मोलर मास से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो फर्स्ट को मैं डिवाइड कर दूंगी किससे, CO3 का मोलर मास कितना होता है 100 ग्राम पर मोल, और HCl का मोलर मास कितना होता है 36.5 ग्राम पर मोल। मोलर मास बहुत बार आपको निकालना बता चुके हैं, तो आप मोलर मास आई होप इजीली निकाल सकते हो। जैसे CO3 है तो कैल्शियम का कितना होता है, देखो इसमें दिया हुआ है कैल्शियम का है 40, कार्बन का है हमारा 12, और प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, 3 आपके एटम्स है तो 3 × 16, 40 + 12 + 48, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 100। ठीक है, इसी तरह से आप HCl का मोलर मास काउंट कर लोगे, हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का आपका, देखिए वैसे 35.5 होता है, 35.5 ही दिया हुआ है, 35.5 तो ये हो जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इनको डिवाइड करोगे तो आपकी क्या वैल्यूज आएंगी, पहला तो आपका आएगा 0.90 मोल। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, और नीचे 10 है तो 1 पॉइंट बस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका आएगा 3.58 मोल। अब बेसिक स्टोकियोमेट्री देखिए कि 1 मोल ऑफ CaCO3 को नीड है 2 मोल ऑफ HCl की बनाने के लिए, 1 मोल ऑफ CaCl2 H2O एंड CO। तो इसको नीड कितना है कि अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल्स होना चाहिए, तो अगर ये 0.90 मोल है तो ये कितना होना चाहिए, ये इसका डबल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ये 0.90 × 2, ये होना चाहिए 1.8 मोल। लेकिन मेरा कितना गिवन है 3.58 मोल, यानी कि मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा HCl कितना आपके पास बचा, तो 3.58 - 1.8, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.78 मोल। लेकिन मेरे ऑप्शन में ये ग्राम में दिया हुआ है तो इसको बस ग्राम में चेंज कर लो, तो मास ऑफ HCl remained unreacted, सिर्फ 1.8 मोल ने ही रिएक्ट किया, जो बाकी का बचा हो तो अनरिएक्टेड रहा, तो कितना हुआ 1.78 इंटू मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो HCl के, तो आपको क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 64.97 ग्राम। तो मास ऑफ HCl अनरिएक्टेड आपका होगा 64.97 ग्राम। देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज का इन कॉम्प्लेक्सेस का। तो कॉम्प्लेक्स A है आपका MnBr4 -, ठीक है, तो इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, इसको x मानेंगे, और सिंस ब्रोमीन 4 है तो -4, एक ब्रोमीन -1 कंट्रीब्यूट करता है, इज इक्वल टू -2, जो ये होता है ये टोटल चार्ज इधर आ जाता है, तो x की वैल्यू इधर से आएगी -2 + 4 इज इक्वल टू +2, तो ये हो गया +2। मैग्नीज का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 3d5 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन गए, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो Mn2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 3d5 4s0। देखिए ये है आपका टेट्राहेड्रल, या तो आप इसको सिंपली ऐसे ही आप करो कि 5 इलेक्ट्रॉन है 3d के, 1 2 3 4 5, ठीक है, सब के सब क्या है, सबके सब अनपेयर्ड है। या फिर देखिए ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, और जब आपका 4 जो आपके लिगेंड होते हैं अटैच होते हैं, तो आपके ऑर्बिटल्स कैसे स्प्लिट होते हैं, ये होते हैं ऐसे, नीचे E होता है और ऊपर T2 होता है। तो सिंस ये एक वीक फील्ड लिगेंड है तो कैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन A के लिए हुआ आपका 5, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैं लिख देती हूँ। फिर आपका सेकंड कॉम्प्लेक्स है CuH2O का होल 6, और इस पे चार्ज है +2, तो कॉपर पे चार्ज क्या हुआ यहाँ पे +2। ऐसा क्यों, क्योंकि जो वाटर है वो कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो इसका 0 होता है, तो कॉपर का क्या हुआ, इसको x मानेंगे, 6 × 0 0 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +2। कॉपर का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है क्या, ये होता है
3d10 4s1, जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या बचेगा 3d9 4s, और ये आपका हो जाएगा 0। अब ये है आपका क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है, तो कैसे ये स्प्लिट होगा, ये आपका होगा T2 और इजी में, T2G और इजी में। और वाटर क्या है यहाँ पे, वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। तो किस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा 1, तो बी के केस में हुआ 1। यहाँ पे मैं एक और बात बता देती हूँ, वाटर जो है यूजुअली आपका क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन अगर +3 से ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर हो तो ये कैसे काम करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक तो इस केस में, और एक अगर 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स हो तब भी ये, मतलब अगर 4D और 5D सीरीज का यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो तब भी ये कैसे काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। अब B का 1 हो गया। अब मेरा C देखिए, C कहाँ है, C मेरा है NiCN4, C मेरा हो गया NiCN4, और इसके ऊपर चार्ज है 2-। तो निकिल का नॉर्मली क्या होता है, निकिल का होता है नॉर्मली 3d8 4s2। यहाँ पे अगर आप इसके निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आएगी +2, तो Ni कैसे +2 का क्या हो जाएगा 3d8, और आपका साइनाइड आयन जो वो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। और साइनाइड कितना ऑक्सीडेशन नंबर कंट्रीब्यूट करता है, -1, तो जैसे अगर इसकी x मानेंगे ना, x ये हो जाएगा -4 = -2, तो यहाँ से x की वैल्यू +2 आएगी, इसीलिए निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो ये आपका 4 लिगेंड है, तो कैसे आपके जो ऑर्बिटल से स्प्लिट होंगे, तो नीचे आपका होगा E और ऊपर आपका होगा T2। और सिंस साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पहले कैसे होगा 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो यहाँ पे C के केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 2। फिर इसी तरह D में देखो, D में आपका है NiS2 2 पॉजिटिव, D हो गया आपका NiS2 और ये आपका हो गया 2 पॉजिटिव। तो निकिल की यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन नंबर है +2, तो ये होगा 3d8। यहाँ पे क्या है, H2O वीक फील्ड लिगेंड है, जो ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग है वो कैसे होगी, T2G और ऊपर होगी EG, कैसे भरेंगे, वीक फील्ड लिगेंड है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 2। तो D वाले केस में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए 2। अब देखिए इसमें आपको दिया हुआ है C = D होना चाहिए, उसके बाद B होना चाहिए, उसके बाद पहले तो सबसे ज्यादा A का होना चाहिए, उसके बाद आपका ना C और D का होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका A का होना चाहिए, A में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सबसे ज्यादा A का होना चाहिए, राइट। A का आपके 2 ऑप्शंस में है, फिर यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो सबसे देखिए जिसके, क्योंकि जो आपका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या होता है n × n+2 का होल रूट बोर मैग्नेटॉन। यहाँ पे n आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो उतना ही ज्यादा होगा। तो ए का ज्यादा होगा, ये कंफर्म है। तो 3 में देखिए 4 में देखिए ए का ज्यादा है, राइट। उसके बाद होना चाहिए सी एंड डी का, ए के बाद देखिए कहीं सी एंड डी दिख रहा है नहीं ना, तो इसका मतलब कहीं तो हमने गड़बड़ की है। तो वो गड़बड़ कहीं नहीं की है, एक छोटा सा आपको बात ध्यान रखनी है। देखिए जहां आपको देखिए यहाँ पे जो साइनाइड आयन है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जब साइनाइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करा देंगे, पेयर अप करा देंगे। इन दोनों को क्या करा देंगे, पेयर अप करा देंगे। ये ई है, ये ऐसे, ये इन दोनों को पेयर अप करा देंगे। और फर्दर एक तो डी ऑर्बिटल यूज होगा, साइनाइड आयन एक डी ऑर्बिटल्स में देंगे, और फर्दर जो आपके 4s में 2 ऑर्बिटल हैं, 4s में एक ये ऑर्बिटल यूज होगा 4s वाला, ठीक है, 4s वाला यूज होगा यहाँ पे देंगे, और 2 4p के यूज करेंगे, 4p के।
तो क्या ज्योमेट्री आएगी आपकी DsP2 ज्योमेट्री आएगी इस केस में DsP2 और ये होता है आपका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं 0। तो सी में आपको क्या करना है 0, ये क्या होता है 0। अब देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। देखिए ए के सबसे ज्यादा है यस, उसके बाद किसके ज्यादा होना चाहिए डी के यस, उसके बाद बी यस और उसके बाद सी। तो इस तरह से आपको देखना है, ठीक है। तो आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस वाले केस में ऐसा कोई सीन नहीं है क्योंकि जो वाटर है वो क्या है, वो तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो वो पेयर अप नहीं करा पाएगा, लेकिन साइनाइड पेयर अप करा देगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी लगता है थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें सारे लिगेंड्स की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वो अरेंज होती है, उसको याद कर लीजिए। कैसे देखिए, पहले आयोडाइड आयन बहुत वीक फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा ब्रोमाइड आयन, उसके बाद H2 माइनस, उसके बाद HCN माइनस, फिर क्लोराइड आयन, फिर फ्लोराइड आयन, फिर हाइड्रोक्साइड आयन, फिर आपका ऑक्सलेट आयन, फिर आपका आ जाएगा वाटर, फिर आपका आ जाएगा NCS माइनस, फिर अमोनिया आ जाएगा, फिर ईन आ जाएगा, फिर NO2 आ जाएगा, फिर PPH3 आ जाएगा, फिर साइनाइड। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और फिर आपका आ जाएगा CO, ठीक है। तो इस तरह से ये सीरीज याद कर लीजिए। याद भी नहीं करना है तो आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे बार बार इसे देखिए तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। देखिए जब भी किसी एलिमेंट के आगे उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो आपका एटम हो तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो लेकिन अटैच किससे होना चाहिए, अटैच जिसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उससे अटैच होना चाहिए। जैसे निकिल किससे अटैच हो रहा है, कार्बन से, ठीक है। तो अगर जो अटैच वाला आपका एटम है उससे अगले वाला उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो आपको क्या होगा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। देखिए इसमें CO है ना, तो कार्बन ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है, इसलिए जो CO है वो साइनाइड आयन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो ये थोड़ा सा आपको क्या है, हल्का सा आइडिया देता है आपको पहचानने के लिए, कि अगर आपको याद भी नहीं है तो आप इस तरह से इसको पहचान सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, इसमें एक स्टूडेंट को ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया 0.314 ग्राम और उसको सल्फर एस्टिमेट करने के लिए कहा गया। उस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो स्टूडेंट है उसको 0.4813 ग्राम बेरियम सल्फेट मिला। उसको बताना है कि परसेंटेज ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो कंपाउंड में सल्फर का प्रेजेंट कितना है, परसेंटेज कितना है। तो सपोज ऑर्गेनिक कंपाउंड X है, उसको कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हुए तो उसको BaSO4 मिला। तो देखिए और इसकी अमाउंट है 0.4813 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaSO4 कितना हुआ, ये हो जाएगा मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास दिया हुआ है 233, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी जो भी वैल्यू आएगी इसको हम अभी सोल्व नहीं करेंगे, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अब देखिए BaSO4 का जितने भी नंबर ऑफ मोल्स BaSO4 के होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, सल्फर के प्रोडक्ट में, है ना। जितने नंबर ऑफ मोल्स BaSO4 के होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, सल्फर के। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर 1 है, नंबर ऑफ मोल BaSO4 का 1 है तो सल्फर भी 1। अगर BaSO4 के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 2 निकलते हैं तो 2 इंटू S सल्फर के भी कितने होंगे 2 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaSO4। तो मास क्या होगा सल्फर का, तो मास ऑफ सल्फर होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर इनटू मोलर मास ऑफ सल्फर ऑफ सल्फर।
अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर कितने हैं, ये तो इक्वल टू है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BSO4 जो हमने यहाँ इक्वेट कर दिए, तो ये हो गया 0.4813 डिवाइड बाय 233 इंटू मोलर मास ऑफ सल्फर कितना दिया हुआ है, देखो ये गिवन है 32, तो ये 32, तो मास ऑफ सल्फर तो इतना हो गया। ठीक है, अब आपको बताना है परसेंटेज, आपको क्या बताना है, परसेंटेज ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। देखिए, आपको अगर परसेंटेज किसी भी चीज की निकालनी, किसी भी चीज की, तो जो आपके पास ऑब्टेन्ड है, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, ये होता है। सपोज किसी के 300 मार्क्स आए, कितने में से, 500 में से, तो इसकी परसेंटेज कितना होगी, ऑब्टेन हुए 300 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, ठीक है, तो ये कितना हो गया 60%। अब देखो हमारा मास ऑफ सल्फर कितना है, वो तो इतना है, ठीक है, वो तो हमने कैलकुलेट कर दिया, 0.4813 डिवाइड बाय 233 इंटू 32, ये मास ऑफ सल्फर है। और ये ऑब्टेन कितने में से हुआ, आउट ऑफ जो मेरा गिवन है शुरुआत में कंपाउंड एक्स, कितना गिवन है, कितना गिवन है क्वेश्चन में, एक्स 0.314 ग्राम, शुरुआत में कितना गिवन है 0.314 ग्राम इंटू 100, यही आएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 21.052%। तो इस तरह आपको निकालना है। देखिए फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मूले में क्या होता है कि एस का अगर परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे आ जाएगा मोलर मास ऑफ एस, मोलर मास ऑफ एस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ BaSO4 इनटू मास ऑफ BaSO4 डिवाइड बाय मास ऑफ गिवन कंपाउंड इनटू 100। इसमें पुट करोगे तो भी यही आएगा। लेकिन जो मैंने आपको ये तरीका बताया ना, ये हर तरह के क्वेश्चन में आपका क्या होगा, कारगर होगा। ठीक है, आपको कोई कुछ भी पूछ ले, अगर आपको ये बेसिक चीज पता है तो आप इसको बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं किसी भी टाइप के क्वेश्चन को। तो इसमें आपका आएगा, कितना आएगा, यहाँ पे आप भर दोगे 21.05 यानी अप्रोक्सीमेटली 21%। अच्छा कितना है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए, दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं M1 एंड M2 have been accelerated across the same potential difference of 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट as shown below। तो जैसे ये डायग्राम है, दो पॉजिटिव चार्ज है, इनका मास है M1 एंड M2, आपका जो पावर सप्लाई है इसमें 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसने बोला है, और मास ऑफ M1 जो है वो 1 AMU है और M2 जो है वो 4 AMU है। तो the de Broglie wavelength of M1 will be x times of M2, the value of x is। देखिए जब भी आपको किसी चीज में से रिलेशन दे देते हैं ना, तो वहीं से आंसर आता है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लेमडा डी होती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू होता है h अपॉन रूट 2m इंटू यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो आपको पावर सप्लाई है वो 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी जो के ई की वैल्यू है वो क्या है 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इसका मतलब है कि जो लैम्डा डी है, अब एच तो कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, और जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, एम चेंज हो रहा है, यानी कि ये प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली ऑफ रूट एम, या फिर लैम्डा डी जो 1 के लिए है डिवाइड बाय लैम्डा डी जो पार्टिकल 2 के लिए है इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाय M1। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1 वाला यहाँ पे आएगा, 2 वाला यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इसने बोला है कि M1 1 है और M2 4 है, तो लैम्डा D1 अपॉन लैम्डा D2, M2 4 है, M1 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2,
यानी कि लैम्डा D1 इज इक्वल टू लैम्डा D2। लैम्डा D2 इसमें बोला है, पूछा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ M1 विल बी x टाइम्स ऑफ M2। तो फॉर M1 इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ M2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल 1 इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल 2। तो x की वैल्यू क्या होगी 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2। क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए दो रिएक्शंस हैं और दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इनको क्या है आप सेपरेटली लिख लीजिए, पहली ये है दूसरी है और दोनों कैसी हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फिर इसने बोला है कि रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट रिएक्शन एट 500 केल्विन इज डबल और द सेम एट 300 केल्विन, कि 300 केल्विन पे जो रेट कांस्टेंट है वो 500 केल्विन पे डबल है। ठीक है, अगर 300 केल्विन पे रेट कांस्टेंट K1 है तो 500 केल्विन पे रेट कांस्टेंट 2K1 होगा, यानी डबल होगा फर्स्ट वाले का। तो देखिए मैंने K1 यहाँ क्यों लिखा, मैंने मान लिया कि ये फर्स्ट रिएक्शन, सिंस फर्स्ट रिएक्शन है ना, तो ताकि कंफ्यूजन ना हो मैंने K1 मान लिया। ठीक है, इसमें हम सारी चीजें K2 EA2 ऐसे करेंगे क्योंकि ये सेकेंड रिएक्शन है। फिर इसने बोला कि एट 500 केल्विन 50% ऑफ द रिएक्शन बिकम्स कंप्लीट इन 2 आवर्स, कि 500 केल्विन पे 50% ऑफ रिएक्शन 2 आवर्स में कंप्लीट होती है, यानी कि T½ 2 आवर्स है। और अब देखिए इसने मेंशन नहीं किया, ठीक है, ये पहली रिएक्शन के लिए है या दूसरी रिएक्शन के लिए है, लेकिन देखिए यहां से ये पहली रिएक्शन की बातें कर रहा है, तो इसका मतलब आगे कंटिन्यू करेगा उसमें पहली रिएक्शन के बारे में ही कंटिन्यू करेगा। ये कब एब्रप्ट करेगा, जब सेकेंड रिएक्शन का डेटा आएगा। देखो कैसे, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सेकेंड रिएक्शन मेंशन कर दिया कि जो सेकेंड रिएक्शन है उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हाफ है जो कि फर्स्ट रिएक्शन है। तो अगर पहले वाली रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी EA है तो इसकी EA/2 होगी सेकेंड वाली रिएक्शन की। फिर है इफ द रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन ऑफ द सेकेंड रिएक्शन बिकम्स डबल ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। अब सेम टेम्परेचर यानी 500 केल्विन पे और 500 केल्विन पे जो इसका रेट कांस्टेंट है सेकेंड वाली रिएक्शन का वो इस वाली रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का डबल है, यानी अगर ये 2K1 है तो ये 4K1 होगा, इसका डबल। ठीक है, फिर इसने बोला है देन द रेट कांस्टेंट फॉर द सेकंड रिएक्शन एट 300 केल्विन इज दिस, इस वाले फॉर्म में निकालना है, नियरेस्ट इंटीजर की उसमें निकालना है। तो आपको 300 केल्विन यानी T1 इज इक्वल टू 300 केल्विन पे आपको बताना है K2 बताना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो सारे डेटा, इसका ये डेटा है, इसका ये डेटा है, तो इसको कनेक्शन कहां से मिला, कनेक्शन मिल रहा है इससे। जहां भी ऐसे बोल देते हैं कि इसका इतने टाइम्स है इसका इतने टाइम्स है, वहां से आप क्या करो कनेक्शन बनाओ। अब देखो आपको पता है कि लोन इस वाली रिएक्शन के लिए कर रही हूँ, फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए लोन K2/K1, K2 क्या है आपका टेम्परेचर T2 पे जो आपका रेट कांस्टेंट है डिवाइड बाय जो टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट है इज इक्वल टू होता है EA1 लिख लेती हूँ मैं क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन के लिए कर रही हूँ, EA1/R और यहाँ पे होता है 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है कि रेट कांस्टेंट देखो T2 पे तो 2K1 है, तो T2 पे है 2K1 और T1 पे है K1 इज इक्वल टू EA1 क्या है EA डिवाइड बाय R 1/T1 माइनस 1/T2। ये सब हम अभी नहीं छेड़ रहे हैं। ठीक है, T1 T2 की वैल्यू इस वाले ब्रैकेट को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। तो K1 से K1 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा ln 2, इधर बचा EA/R और ये हुआ आपका 1/T1 माइनस 1/T2। एक तरीके से हमको EA की वैल्यू निकालनी है तो EA आपका हो जाएगा, ये R की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा R ln 2 डिवाइड बाय 1/T1 माइनस 1/T2। अब इधर से आ जाओ, यहाँ पे ln K2 ये हो जाएगा 4K1 डिवाइड बाय T1 पे मैंने क्या माना है K2, ये इज इक्वल टू होगा EA2/R 1/T1 माइनस 1/T2। T1 T2 तो क्योंकि दोनों के लिए सेम है, जहां हमें जरूरत पड़ेगी तुरंत वैल्यू रख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ln 4K1 डिवाइड बाई K2। EA2 की वैल्यू क्या है EA/2 और ये R
यहाँ पे हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ से भी ई ए की वैल्यू इसी तरह निकाल लेंगे। कैसे? ई ए यहाँ रखेंगे, 2r की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 2r, ये हो जाएगा ln 4 K1 डिवाइड बाई K2 और डिवाइड बाय 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, अब देखो ई ए इनको इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा r ln 2 डिवाइड बाय 1/T1 माइनस 1/T2 इज इक्वल टू 2r ln 4 K1 डिवाइड बाय K2 अपॉन 1/T1 माइनस 1/T2। ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने वैल्यू नहीं रखी थी। ठीक है, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? ये बचेगा ln 2 इज इक्वल टू ln 4 K1 अपॉन K। देखिए सब कुछ नोन है यहाँ पे, है ना। K2 हमें बताना है तो K1 पता होना चाहिए। K1 कैसे निकालेंगे? K1 हम यहाँ से निकालेंगे। देखिए आपको दिया हुआ है T हाफ इज इक्वल टू 2r, तो T हाफ मैं इधर निकाल देती हूँ। T हाफ दे दिया आपको 2r, और तो फिर अगर T हाफ 2r है तो आपको पता है T हाफ क्या होता है? T हाफ होता है ln K ln 2 अपॉन K, ये T हाफ होता है, राइट। और इस वाली रिएक्शन के लिए T हाफ 2r है, तो ये हो गया 2r, T हाफ की जगह 2r लिख लूंगी, ln 2, और K की वैल्यू क्या है? K की वैल्यू क्या है? 2K1। K की वैल्यू आपकी है यहाँ पे 2K1, तो ये हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4K1 इज इक्वल टू ln 2, या फिर K1 इज इक्वल टू हो जाएगा ln 2 डिवाइड बाय 4। बस यही वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 2 बच गया, तो इस 2 ये 2 कहाँ जाएगा? ये 2 आपका आ जाएगा 1/2 यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप देखिए आगे कैसे जाएंगे। 1/2 ln 2 इज इक्वल टू ln 4। K1 की वैल्यू क्या आई? K1 की वैल्यू आई आपकी ln 2 डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1/K। ठीक है, अब इस पे क्या करेंगे? देखो ये सारी जितनी भी टर्म्स है ये लोन के अंदर है। ठीक है, तो इस 1/2 को मैं लिख दूंगी ln 2 की पावर 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा ln 4 इंटू ln 2/4 इंटू 1/K2। अब देखिए लोन से लोन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा, और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये लोन में 2/4 नहीं है, ये लोन 2/4 है। ठीक है, इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और आपको बचेगा, और लोन से लोन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 2 की पावर 1/2, यहाँ लिख देती हूँ 2 की पावर 1/2 इज इक्वल टू, ये बचेगा आपका इधर ln 2 डिवाइड बाई K2। तो K2 आपका आएगा ln 2 की वैल्यू होती है 0.6932 डिवाइड बाई √2। इसकी वैल्यू आपकी आएगी ऑलमोस्ट, जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 0.489। ठीक है, या फिर 4.89 इंटू 10⁻⁻1, या फिर लगभग इक्वल हो जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻1। तो इस क्वेश्चन में जो आपका ये फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 5। क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें लैम्डा m इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस। मोलर कंडक्टिविटी वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट AB एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड आर गिवन बिलो। ये यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन दी है मोल पर लीटर में, और इन कॉन्सेंट्रेशन पे जो आपका लैम्डा m की वैल्यू आई है वो क्या आएगी? मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आएगी, जो है C1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के में, वो ये सब है। तो आपको एक ही वैल्यू बतानी है इस अबोव डेटा के अकॉर्डिंग। तो आपको इक्वेशन दे दी ये C क्या है यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेशन। तो आप कोई भी डेटा उठाइए, तो लैम्डा m, आप पहले वाला उठाइए, तो लैम्डा m क्या है? 96.1 इज इक्वल टू लैम्डा m नोट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मैं नहीं पता, a की वैल्यू मुझे निकालनी है, और √c की वैल्यू क्या है? 0.04।
सी की वैल्यू ये है, ठीक है। तो अब लिखेंगे आपको उसको 96.1 इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए। इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 0.2। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। इसी तरह से अब दूसरा डेटा उठाइए। आपकी यहाँ पे कंडक्टिविटी कितनी है 95.7 इजकल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए, और यहाँ पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.09 का रूट। ये हो जाएगा 95.7 इजकल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए। 0.09 का स्क्वायर रूट कितना होता है 0.3। बस इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर दीजिए और आपके किसकी वैल्यू आ जाएगी ए। कैसे सोल्व करेंगे, तो फर्स्ट माइनस सेकंड करो, फर्स्ट माइनस सेकंड, क्योंकि मुझे लैम्डा एम नोट क्या करना है एलिमिनेट करना है। तो ये हो जाएगा 96.1 माइनस 95.7 इज इक्वल टू लैम्डा एम नोट माइनस लैम्डा एम नॉट, फिर है माइनस ए 0.2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा ए 0.3। तो जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या बनेगा 11 माइनस 7, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे बचेगा 0 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 0.3 माइनस 0.2 कितना होता है 0.1, तो ये बचेगा 0.1 ए। इस पॉइंट से पॉइंट गया तो ए की वैल्यू आपकी आएगी 4। तो आपके क्वेश्चन नंबर 73 में ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4। इस क्वेश्चन में देखिए, वॉल्यूम ऑफ x ml of 5 मोलर NaHCO3 सॉल्यूशन वाज मिक्स्ड विद 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। और क्या बना लिया इलेक्ट्रोलाइटिक बफर। इलेक्ट्रोलाइटिक बफर क्या करता है, आपका जो सॉल्यूशन तो क्योंकि हम मैक्सिमम वाटर में ही बनाते हैं, उसमें जो H प्लस और OH माइनस आयन स्प्लिट होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। और यही बफर यूज करके हमने ये बनाया। ये क्या है जो नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मेंशन किया हुआ है। आपको बताना है एक्स की वैल्यू। देखिए राइट में है तो आप सबसे पहले इसमें क्या करो, ई नोट सेल निकाल लो। ई नोट सेल होता है ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, और लेफ्ट राइट में क्या होता है आपका रिडक्शन, किस में Bi2O3 का किस में हो रहा है Bi में, और रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है यहाँ पे माइनस 0.44 वोल्ट। लेफ्ट में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इस वाली टर्म का हमें क्या चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ पे लेकिन इन्होंने दे दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है माइनस 0.9 वोल्ट। तो आप इसको क्या करो चेंज कर लो। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अगर आप इसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.9 वोल्ट। तो यहाँ से वैल्यू निगेटिव आएगी, और निगेटिव वैल्यू अगर आए तो आपका सेल पॉसिबल ही नहीं है। सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी तो ऑपरेट करेगा आगे, तभी तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी। यानी रिएक्शन तो हो ही नहीं रही है, तो इन इट सेल शुड बी पॉजिटिव। तो आपका ये अगर माइनस 0.44 वोल्ट है तो यहाँ पे प्लस 0.9 वोल्ट आना चाहिए, और यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 0.46 वोल्ट। यानी कि ये वैल्यू इनको यहाँ पे देनी थी पॉजिटिव में, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपका दो रिएक्शन हो रही है, एक तो रिडक्शन हाफ सेल में हो रही है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हो रही है। तो रिडक्शन वाली रिएक्शन ये है, ठीक है। इसमें Bi2O3 वाटर से रिएक्शन करते हैं और 2Bi बनते हैं, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है 6 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है HSNO2 माइनस, यहाँ से ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे +4 है, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देखो इनको तो हम इक्वलाइज करने के इलेक्ट्रॉन्स को तो हम कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ 6 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और दोनों रिएक्शन को मैं ऐड ऑन कर दूँ। तो ऐड करके क्या मिलेगा मेरा Bi2O3, देखिए 3H2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 6H2, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो गया। फिर ये है मेरा HSNO2 माइनस, और यहाँ पे मुझे मिलेगा 2Bi प्लस 6OH माइनस है, और यहाँ पे 3 2 जा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 6 9, ठीक है 9, और यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कितना बचेगा 3OH बचेगा, 9OH तो ये हो गए और 6 ये है, तो यहाँ पे 3OH माइनस और बचेगा। और आपके जो राइट हैंड साइड है उस पर क्या क्या बचेगा 2Bi प्लस 3SnOH का होल 6 2 माइनस।
ठीक है, ये मेरी ओवरऑल रिएक्शन बचेगी। तो एक बार काउंटर चेक कर लेती हूँ, सब हो गया नहीं। Bi2 हो गया, 3H2 हो गया इसके वाला, और इसके वाला हो गया, फिर HSNO2 हो गया, 3OH हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यस। तो ये काउंटर चेक हो गया। बस अब आप ई सेल निकाल लो। ई सेल होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 एन यहाँ पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, लो, और ऊपर क्या आ जाता है जो आपके प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, डिवाइड बाय जितना भी आपका रिएक्टेंट्स है। देखिए ये सॉलिड में है और ये सॉलिड में है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, देखो गिवन है सब, ये सॉलिड में है, ये सॉलिड में। सॉलिड में क्यों? क्योंकि सॉलिड में कॉन्सेंट्रेशन हम नहीं लेते, और वाटर की नहीं लेंगे क्योंकि वाटर बहुत एक्सेस में है, तो हमें मेनली इसकी, इसकी और इसकी लेनी है, ठीक है। तो ई सेल मेरा हो गया, ई नोट सेल, ई नोट सेल मैंने अभी निकाला, देखो ऊपर कितना आया है, 0.46 वोल्ट माइनस 0.059। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हैं यहाँ पे, 6। देखिए कितने हैं, 6। लोग प्रोडक्ट्स में, देखिए इसकी तो मैं नहीं लूंगी, सॉलिड में है, ये हो जाएगा SnOH का होल 6 2 माइनस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन, इसकी नहीं लेंगे, इसकी नहीं लेंगे, इन दोनों की लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HSNO2 माइनस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का क्यूब, ठीक है। ई सेल भी मेरा दिया हुआ है, देखो ई सेल 235.3 मिली वोल्ट दिया, इसको वोल्ट में बदल लेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.2353। तो ये आएगा यहाँ पे 0.2353, इधर आ जाएगा 0.46 माइनस 0.05659 अपॉन 6। और लोग इसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, देखो सबकी दी हुई है, इसकी दी हुई है 0.5, ठीक है। और इसकी कितने, देखिए स्टोइकियोमेट्री कितनी ये थी यहाँ पे, 3 थी, तो इसका पूरे का क्यूब होगा, ठीक है। तो 0.5 का क्या होगा यहाँ पे, क्यूब होगा, यहाँ पे 2 है ऊपर, इसका क्यूब यहाँ पे ऐसे देख लो छोटा सा, फिर डिवाइड बाय HSNO2 माइनस की क्या कॉन्सेंट्रेशन है, देखो बताइए कितना है, 0.05, 0.05। और OH माइनस आयन की तो मुझे निकालनी है, ठीक है। अब जब आप इसको सोल्व करोगे पूरे को, ठीक है, तो आपकी OH माइनस आयन आपका ये आ जाएगा कहाँ तक, देखिए मैं थोड़ा सोल्व कर देती हूँ, 0.2353 माइनस 0.46, इधर बचेगा माइनस 0.059 अपॉन 6 लोग 0.5 क्यूब है ऊपर। देखिए इसमें ना हम जब यहाँ पे 3 मेंशन नहीं किया क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई तो इसमें भी होगी, ठीक है। तो ये भी क्यूब में है, तो देखिए सब क्यूब में, ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, तो इसको कॉमन लेके मैं इंटू कर सकती हूँ, तो हो जाएगा इंटू 3, और यहाँ पे बचेगा लोग 0.5 डिवाइड बाय 0.05 इंटू OH माइनस, ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा 3 2 6। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, देखो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आ जाएगा आपका 7, 9 माइनस 5 कितने बचेंगे, 4, यहाँ पे बचेगा 5, 5 माइनस 3 2, और ये 2 इतना बचेगा, तो ये बचेगा माइनस 0.2247, इधर है माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, ये हो गया लोग। देखिए ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितना आएगा 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा लोग 10 अपॉन OH माइनस, ठीक है। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, अब यहाँ पे बचेगा 0.2247 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.059 इज इक्वल टू लोग 10 माइनस लोग OH माइनस आए, क्योंकि लोग M अपॉन N क्या होता है, लोग M माइनस N, लोग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, और ये हो जाएगा लोग OH माइनस आए। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 7.6, ठीक है। क्योंकि उसने बोला है कि डेसिमल के 1 पॉइंट तक ही आपको लिखना है, तो 1 पॉइंट तक मैंने लिख दिया इसको सोल्व करके, इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस लोग OH माइनस, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 7.6, इधर ये माइनस हो जाएगा, बचेगा माइनस लोग OH माइनस, ये बचेगा 6.6, यहाँ पे बचेगा लोग माइनस के लोग, यही क्या होता है, ये तो POH होता है,
तो POH आपकी आई 6.6, यहाँ से pH निकाल लेंगे तो pH आपका होगा 14 माइनस 6.6, क्योंकि pH प्लस POH कितना होता है इज इक्वल टू 14। तो pH की वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी, आप इसको सब्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है। 10 माइनस 6 4, यहाँ पर 3, 13 माइनस 6 7, तो बचा आपका 7.4 इतनी आपकी pH आई। तो बस अब फॉर्मूला लगा दो, बफर सॉल्यूशन की जो pH निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो ये होता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लोग, ऊपर आती है आपकी सोल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है और डिवाइड बाय जो आपका एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो pH मेरी आ गई 7.4, pKa वैल्यू मेरी गिवन है, देखिए pKa मेरी है 6.11 प्लस लोग सोल्ट की कंसंट्रेशन आप कैसे निकालेंगे, देखिए लोग 1 मोलर में तो सोल्ट की कंसंट्रेशन आपकी है 5 मोलर, ठीक है। x ml में आपको बताना है, तो जब x आपको यहाँ ml दे दिया तो आपको मिली मोल्स में पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि जब आप ml में रिड्यूस करोगे तो जो आपका सोल्यूट है उसके मोल्स तो कम हो जाएंगे, तो मिली मोल्स में कितना होगा 5 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स डिवाइड बाई एसिड की कितनी होगी 10 इंटू 2, तो ये जाएगी 20, ठीक है। तो अब आप देखिए मिलीमोल्स कैसे निकालते, देखिए जैसे ये ना x ml, या मैं अगला ले लेती हूँ 10 ml ऑफ 2 मोलर H2CO3, ठीक है। इस मोलर का मतलब है कि 1 लीटर में है ये सब चीजें, यानी कि 1 लीटर में मोल्स जो आपके सोल्यूट के हैं वो 2 हैं, यानी कि 1000 लीटर में जो सोल्यूट के मोल है वो 2 है, 1000 मिलीलीटर में सोल्यूट के मोल 2 है, यानी कि 1 ml में सोल्यूट के मोल इतने होंगे, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, और 10 ml में कितने होंगे, तो 10 ml में होंगे 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 1000, ठीक है, इतने मिली मोल्स होंगे। सिंस नीचे भी मिली मोल्स निकालें तो ये 1000 का फैक्टर दोनों में से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आप जब इसको सोल्व करोगे तो आएगा 7.4 माइनस 6.11, ये हो जाएगा लोग x बाई 4, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, तो हो जाएगा लोग x माइनस लोग 4, या फिर इसको आप सब्ट्रैक्ट करो, देखो सब्ट्रैक्ट कर लो, ये बचेगा 6.119, 3 माइनस 1 2, और यहाँ पे कितना बचा 7 माइनस 6 1, ये बचा 1.29, इधर हो जाएगा लोग x माइनस लोग 4। लेकिन मुझे एंटी लोग पता है किसका दिया हुआ है 1.29 का, तो मैं यहीं से सोल्व करूंगी इसको सब्ट्रैक्ट वाले में नहीं लिखूंगी, ये हो गया 1.29, ये लोग x अपॉन 4 है ना, तो मैं यहीं से सोल्व करूंगी, वैल्यू से पता चलता है ना। तो एंटी लोग ऑफ, यहाँ से हो जाएगा एंटी लोग ऑफ 1.29 इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई 4, ठीक है। तो एंटी लोग ऑफ 1.29 कितनी वैल्यू दी है मेरी 19.5 इज इक्वल टू x बाई 4, तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, ठीक है 36 एंड 2 कितने 38, 3 4 1 4 1 जा 4 एंड 3 7, तो x की वैल्यू मेरी आई 78। इस क्वेश्चन में देखिए आपको सबसे पहले आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बतानी है इसकी, इसने बताया वो N है, फिर वही N मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म होते हैं जब आप इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन कराते हो एक्सेस ऑफ AgNO3 से। फिर आपको बताना है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स मिला, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स के T2G ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देख लेते हैं कितनी है, यानी N की वैल्यू फाउंड करते हैं। ये आपका जो 3D सीरीज के सारे एलिमेंट्स है, और 3D सीरीज याद करने की मैंने क्या ट्रिक बताई थी, ऐसे देखिए SC तिवारी वो कार में फिर से नहीं क्यों, ठीक है, जाता। और यहाँ से आपके जो एटॉमिक नंबर है कैसे होंगे 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। अब Sc3 पॉजिटिव है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हुए, तो कितने बचे इसमें, तो पहले वाले केस में कितने बचेंगे आपके 18, फिर ये हो गया, यहाँ पे आप लिख लो इसके नीचे 18, फिर आपका Cr2 पॉजिटिव है, देखिए 24 है, 2 निकले तो कितने बचे 22, फिर आपका Mn3 पॉजिटिव है
तो मैग्नीज के 25 है, 25 में से 3 निकले, कितने बचे 22। फिर आपका कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, कोबाल्ट का 27 है, 27 में से अगर आप 3 निकालोगे तो कितने बचेंगे 24। फिर आपका आयरन है, आयरन का कितना होता है 26, 26 में से 3 निकालोगे कितने बचेंगे 23। बताओ कितनी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है यानी कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, एक तो ये है 22 और एक ये 22, तो यानी कि n की वैल्यू आपकी 2 आ गई। अगर n की वैल्यू 2 है यानी कि इसका मतलब आपके AgCl कितने बनेंगे 2 मोल्स बनेंगे, यानी कि 2 Cl जो होंगे आपके इस कॉम्प्लेक्स से क्या होंगे बाहर होंगे और एक Cl इसके अंदर होगा, इसका मतलब यही है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन होगी आपकी CO इन का होल ट्वाइस, यहाँ पे अमोनिया और एक Cl तो अंदर होगा, क्योंकि जो बाहर होते हैं क्लोरीन वही तो रिएक्ट करते हैं प्लस AgNO3 और आपको मिलेगा क्या, और 2 मोल्स है तो 2 मोल्स लगेंगे इसके, 2 AgCl प्लस यहाँ पे होगा CO इन ट्वाइस अमोनिया Cl और यहाँ पे बनेगा NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो यानी कि ये कॉम्प्लेक्स है आपका। इसने बोला है इस कॉम्प्लेक्स में T2G जो आपके ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हुआ आपका, ये कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से हुआ, CO इन होल ट्वाइस अमोनिया Cl और ये आपका 2 माइनस निगेटिव चार्ज कैरी करेगा तो यहाँ पे आप इसको बैलेंस करने के 2 पॉजिटिव, ये आपका बेसिकली कॉम्प्लेक्स है। तो बस इसमें आपको क्या निकालना है, तो आप कोबाल्ट की यहाँ पे क्या निकाल लोगे ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे, इसकी x मानोगे और इन कितना कंट्रीब्यूट करता है, इन कंट्रीब्यूट करता है 0, अमोनिया कितना कंट्रीब्यूट करता है 0 और क्लोरीन कितना कंट्रीब्यूट करता है -1। तो देखिए x ये -1 और इजकल टू +2 हो जाएगा, x इजकल टू हो जाएगा -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा +3, यानी कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन नंबर है +3 और कोबाल्ट का देखो मैंने बताया था क्या है 27। ठीक है, तो यानी कोबाल्ट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d7 एंड 4s2। सिंस इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है मैंने +3 निकाले तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, पहले 2 इसमें से और एक इसमें से, तो बचेगा 3d6। तो आपका सिंस कितने हैं ये आपका एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो कैसे टूटेगा T2G में और EG में, T2G में कितने होते हैं 3 और EG में कितने होते हैं 2 और 3d6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन आपको क्या करने हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने। अब आप देखिए जो इन है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो इन हो गया, अमोनिया भी इंटरमीडिएट में आता है तो इसका मतलब ये पेयरिंग करा देगा। तो कैसे फिल करेंगे 1 2 3 4 5 इधर नहीं जाएगा 4 5 6। ठीक है, ऐसे होगा। तो इस क्वेश्चन में बहुत घुमा के चीज़ें पूछी हुई है, एक तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं। ठीक है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा आपको जो लिगेंड है कितना कंट्रीब्यूट करता है आपके ऑक्सीडेशन नंबर में। तो बहुत सारे कंसेप्ट इस एक क्वेश्चन में आ गए। तो आपके इस क्वेश्चन की जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसने पूछा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन T2G ऑर्बिटल, तो कितना आया हमारा, ये आया हमारा 6।